हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सभी को हर हर महादेव। दिस इज सी ए रोहित जैन। हमने लास्ट क्लास क्या कंप्लीट किया था बच्चों? यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, सोगा का। आज हम क्या करने वाले हैं सर? उसी यूनिट का क्वेश्चन बैंक, सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं। सर क्या ये क्वेश्चन बैंक में सब कुछ कवर है? आंसर इज यस। सर क्या आरटीपी के क्वेश्चन कवर है? हाँ। सर क्या एमटीपी के क्वेश्चन कवर है? हाँ। सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर है? हाँ। सर क्या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर है? आंसर इज यस। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक। तो हम शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन है, नोट्स का हमने रिवीजन कर लिया। आई होप तुम लोग ने सेल्फ स्टडी भी कर लिया है। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं सर क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। सर नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट कुछ याद आ रहा होगा सर। नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ ओन। एक्सप्लेन द रूल्स। देखो, एक्सप्लेन द रूल एंड स्टेट द केसेस इन विच द रूल डज नॉट अप्लाइज। हमने पढ़ा था सर रूल क्या है नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट का, कि सेलर मस्ट बी द एब्सोल्यूट ओनर। अगर सेलर ही ओनर नहीं है तो ही कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू बायर, और अगर सेलर ओनर नहीं है तो वो टाइटल ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। इसका मतलब बायर भी ओनर नहीं बन सकता। और फिर हमने पढ़ा था नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट का मतलब नन कैन गिव और ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ हैज गॉट। तो वो 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा था। और फिर हमने लिखा था सर कौन कौन सा केसेस है जहां पर रूल अप्लाई नहीं करेगा। जैसे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सर सेल बाय जॉइंट ओनर, सर सेल बाय पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर सेलर जिसने गुड्स बेच दिया लेकिन उसके पास पोजीशन है, सर बायर जिसके पास गुड्स का क्या बोलते हैं ओनरशिप है, सर बायर जिसके पास गुड्स का पोजीशन है लेकिन सर क्या है उसके पास ओनरशिप नहीं है, तो अगर वो ट्रांसफर कर दे तो वो वाला हमने पढ़ा था। फिर सर इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल वो भी हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था सर हमने, अगर क्या बोलते हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर लॉस। अदर लॉस में याद है हमने 3 पढ़ा था। एक तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वाला पॉइंट हमने पढ़ा सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पॉनी कैन गिव अ बेटर टाइटल। क्लियर? तो ये सब सर हमने नोट्स में पढ़ लिया था। तो वही नोट्स तुमको उतारना है और कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर? तो बहुत ईजी है। देखो ये पॉइंट हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर तुम इसी ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैंने इसका आंसर नीचे लिखा है, ये देखो, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सर सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन। फिर सर देखो मैंने बोला था 2 केस, एक याद है जो एक तो केस हमने लिया था क्या बोलते हैं सेलर ने गुड्स बेच दिया था लेकिन सेलर के पास गुड्स का पोजीशन था। उसके बाद एक हमने लिया था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाला केस, जहां पर सर क्या है, जहां पर क्या है कि बायर के पास क्या है सर ओनरशिप नहीं था लेकिन बायर के पास गुड्स का पोजीशन है। फर्स्ट केस में सर सेलर के पास गुड्स का पोजीशन था, सेकंड केस में बायर के पास गुड्स का पोजीशन है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्टॉपर। और फिर अदर लॉज में हमने देखा था ऑफिशियल लिक्विडेटर वाला, पॉनी वाला और एक फाइंडर ऑफ गुड्स वाला। तो वही तुम्हें नोट्स लिखना है कॉपी पेस्ट करके और कुछ नहीं। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है सर। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं था। करेक्ट बच्चों, उसमें कुछ भी नहीं था सर। जे द ओनर ऑफ ए फाइट कार। अब सेकंड देखो क्या है, ये फिएट कार है सर। ऐसे बहुत पुराने, ये बहुत पुरानी मॉडल वाली कार है। ही वांट्स टू सेल हिज कार। कौन सी कार सर? फिएट कार। फॉर दिस पर्पस ही हैंड्स ओवर द कार टू पी। सर पी कौन है? एक मर्केंटाइल एजेंट। फॉर अ सेल एट अ प्राइस नॉट लेस देन 50,000। मतलब क्या है सर, कार का ओनर था, उसने अपना कार एक एजेंट को दिया कि भाई इतने में बेचना है मिनिमम। ये क्वेश्चन हमने किया था क्लास में। एजेंट सेल्स द कार फॉर ओनली 40,000। याद है रिवीजन में मैंने तुम्हें बताया था एजेंट सेल्स द कार फॉर 40,000 विच इज लेस देन द मिनिमम प्राइस। लेकिन जो बायर है सर उसने तो गुड फेथ में लिया विदाउट नोटिस। तो हमने क्या बोला था सर, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट इज एन एक्सेप्शन कि दैट अ नॉन ओनर कैन आल्सो ट्रांसफर अ टाइटल। तो इस केस में क्या होगा सर, जो बायर है, बायर कौन है सर? बायर कौन है? ए विल गेट अ गुड टाइटल। तो यहाँ पर सर पी मिस अप्रोप्रिएट द मनी, जे sues A to recover the car। तो जे सर cannot recover the car from A क्योंकि A ने गुड फेथ में लिया है, विदाउट नोटिस लिया है। तो A will hold a good title। तो डिसाइड गिविंग रीजंस वेदर जे वुड सक्सेड। तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो हमें क्या लिखना है सर, पहले मर्केंटाइल एजेंट का डेफिनेशन लिख देना। मर्केंटाइल एजेंट मींस, तो देखो सर, एनी पर्सन who in the ordinary course of business, any person in the ordinary course of business has the authority to sell goods or to buy goods on behalf of principal। That's it। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सर, कोई भी पर्सन who buys goods from a mercantile agent
will always get a good title provided the following conditions are satisfied. Any person who buys goods will get a good title provided following conditions are satisfied. क्या है सर क्या है? देखो पहला, एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए था विद द कंसेंट, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बायर गुड फेथ एंड बायर डिड नॉट हैव नोटिस दैट एजेंट के पास ऑथोरिटी नहीं था टू सेल. तो उस केस में क्या होगा सर? एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट विल गेट अ वैलिड टाइटल. और उस केस में क्या होगा? ओनर कैन नॉट रिकवर द कार, क्योंकि उसके पास वैलिड टाइटल है, तो ना ही वो स्यू कर सकता है ना कार रिकवर कर सकता है. लास्ट में देखो क्या लिखा है, ए कैनॉट, सर ए द बायर हु हैज ऑब्टेन्ड अ गुड टाइटल, हेंस जे कैनॉट रिकवर द कार फ्रॉम ए. ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो कार रिकवर नहीं कर पाएगा फ्रॉम मिस्टर ए हु इज द कस्टमर. तो ये था सर हमारा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट. अब चलते हैं सर हम आगे क्वेश्चन में. मिस्टर एस agreed to purchase, sir Mr. X agreed to purchase 100 bales of cotton from V out of his large stock. देखो large stock याद है, large stock, उसमें से 100 बेल लेना. कौन सा लेना नहीं पता है, तो सर ये क्या है, क्या है, ये क्या है, ये गुड्स क्या है? unascertained, unascertained and sent his men to take delivery of the goods. तो unascertained goods है, तो उसने अपने मैन को भेजा, अपने स्टाफ को भेजा, अपने बंदे को भेजा कि भाई जाओ सामान लो. They could pack only 60 bills. उसमें से 60 bills उन्होंने क्या कर दिए? पैक मतलब क्या कर दिया? सिलेक्ट, आइडेंटिफाई, अप्रोप्रिएट, असर्टन कर दिए. तो लेटर ऑन देयर वाज अ एक्सीडेंटल फायर एंड द एंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड. पूरा का पूरा स्टॉक जल के खत्म. उसमें से सर 60 बेल जो ऑलरेडी पैक्ड था सर, जो ऑलरेडी पैक्ड था वो भी क्या हो गया? वो भी जल गया. 60 बेल जो पैक था वो भी जल गया, और जो 40 पैक नहीं था वो भी जल गया. तो रिफरिंग एक्सप्लेन एज टू हु विल बियर द लॉस एंड टू. तो हमने बोला था सर जितना तुम सिलेक्ट कर लो, जितना अप्रोप्रिएट कर लो, उतना का तो क्या होगा सर? ओनरशिप पास ऑन हो जाएगा इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स. तो 60 बिल्स का सिलेक्शन हो गया. 60 बिल्स में सर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी थे, सेम डिस्क्रिप्शन के भी थे, अप्रोप्रिएट भी हो गए, सिलेक्शन विद द कंसेंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर. तो उस केस में बोलेंगे सर 60 बिल्स का ओनरशिप ट्रांसफर, और 60 बिल्स का नुकसान कौन उठाने वाला है? बायर. बचा 40 बिल्स जिसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका नुकसान कौन उठाने वाला है? सेलर. उसका नुकसान सेलर उठाने वाला है, विच इज वी. क्लियर है? तो ये देखो लिखा हुआ है. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है सर? जब कुछ नहीं समझ में आए तो स्ट्रेट अवे क्या करना है? यूनिट 3 का जो पहला सेंटेंस जो मैंने तुम्हें नोट्स में दिया, पहला सेंटेंस कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स ऑलवेज रिमेन एट द रिस्क ऑफ सेलर अंटिल द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन, है ना. वंस द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन, तो उस केस में फिर क्या होगा? द गुड्स आर एट बायर्स रिस्क. वो लिखना. फिर उसके बाद तुम लिखना कि इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स हमने पढ़ा था बेसिक फैक्टर्स क्या था सर? गुड्स मस्ट बी असर्टेन, ओनली देन द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड. तो वो वाला पॉइंट कि अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा जब तक गुड्स असर्टेन नहीं हो जाते. और फिर हमने पढ़ा था कि अनअसर्टेन गुड्स के केस में सर प्रॉपर्टी जो पास ऑन होगा, मतलब जो ओनरशिप जो पास ऑन होगा, उसका कुछ कंडीशंस क्या था कि वो सेम डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, एंड बायर का और सेलर का कंसेंट लगना चाहिए. तो पहले तो तुम क्या लिखना सर? जनरल प्रोविजन. फिर तुम लिखना कि अनअसर्टेन गुड्स के केस में सर प्रॉपर्टी पास नहीं होता जब तक गुड्स असर्टेन नहीं होते. और वो प्रॉपर्टी कब पास होगा सर? प्रॉपर्टी कब पास होगा? गुड्स जब असर्टेन हो गए. और असर्टेन का कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस, तो वो कंडीशंस लिखना कि डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और दोनों का कंसेंट लगना चाहिए. फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, और लास्ट में हमारा फाइनल आंसर देखो क्या लिखा है बच्चों कि प्रॉपर्टी इन 60 bills have already been transferred because the goods have been appropriated. तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया. क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या कर लिया था? सिलेक्ट या आइडेंटिफाई कर लिया था. तो इस केस में लॉस जो है वुड बी गिवन बाय एस, बट रिमेनिंग 40 बिल्स में जो लॉस वुड बी गिवन बाय बी बिकॉज गुड्स हैव नॉट बीन असर्टेन. तो 60 का तो एक गुड्स असर्टेन हो गया था, अप्रोप्रिएट हो गया था. रिमेनिंग 40 का सर सेलर का नुकसान है, क्योंकि वो असर्टेन भी नहीं हुआ, अप्रोप्रिएट भी नहीं हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अभी तक उसमें से एक भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम्हें लिखने में. ठीक है, जस्ट रिवाइज करना, कीवर्ड रिटेन करना, दैट्स इट. आगे चलते. मिस प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू जोशी ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस. हमने क्या किया था? कार हैंड ओवर कर दिया सर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. एक हफ्ते के बाद जोशी, मतलब जिसको हमने कार हैंड ओवर किया, उसने क्या किया सर? उसी मोटर कार को प्लेज कर दिया टू मिस्टर गणेश. तो प्रीति ने दिया था जोशी को, और जोशी ने उसे प्लेज कर दिया टू गणेश. हमने पढ़ा था अगर तुम बेच दो या प्लेज कर दो तो हम मानेंगे कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया. तो एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है सर? ओनरशिप क्या है? पास ऑन हो गया. अब मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द कार फ्रॉम मिस्टर गणेश. विल शी सक्सीड? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि सर ओनरशिप तो पास ऑन हो चुका है. पहले ओनरशिप पास ऑन हुआ जोशी को, और फिर जोशी से ओनरशिप पास हो किसको?
गणेश को। तो रिफरिंग डिसाइड एंड एग्जामिन व्हाट द रिकोर्स इज अवेलेबल टू प्रीति। तो प्रीति सर क्या करेगी, ओनरशिप तो पास ऑन हो गया, तो प्रीति सिर्फ और सिर्फ जोशी को स्यू कर सकती है फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, पैसा मांग सकते हो, बाकी ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब भी गुड्स हम सेल या अप्रूवल बेसिस में देते हैं तो प्रॉपर्टी कब पास होता है, 3 केस मैंने बोला है, जब या तो तुमने सिग्निफाई किया अपना एक्सेप्टेंस, या फिर अगर तुम सिग्निफाई नहीं करते और एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम हो गया, या फिर एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम या फिर रीजनेबल टाइम, और या फिर अगर तुम कुछ ऐसा एक्ट करते हो विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल प्लेजिंग या सेलिंग। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, उसने डिलीवरी लिया कार का, और फिर सर क्या है, डिलीवरी लिया था मोटर का सेल, और फिर उसने प्लेज कर दिया। तो उस केस में क्या हो गया सर, उसने प्लेज कर दिया मतलब डन समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, देयरफॉर सर द प्रॉपर्टी पासेस टू मिस्टर जोशी। तो उस केस में प्रीति जो है सर वो अपना कार वापस तो ले नहीं सकती, लेकिन प्राइस क्लेम कर सकते। याद रखना, कार तो वापस, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप तो पास ऑन हो गया, तो कार तो नहीं ले सकते लेकिन पैसा ले सकते। ठीक है सर, यही सेम क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कहाँ पर, ऊपर कॉटन बिल्स। ठीक है, कॉटन बिल्स वाला जो क्वेश्चन ऊपर ये रहा, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6 सेम है, इसको एक बार देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द बायर टुक अ डिलीवरी ऑफ 20 टेबल्स। कितने का डिलीवरी लिया है बच्चों, 20 टेबल का। किससे लिया है, सेलर से ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट एग्जामिनिंग देम, मतलब एग्जामिन नहीं किया है और हमने डिलीवरी ले लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सेल और रिटर्न बेसिस में लिया है। ठीक है सर, फिर मैंने क्या किया, उसमें से 5 टेबल फर्दर बेच दिया, किसको, कस्टमर को। मैंने बेच दिया तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने तो बेच दिया ना, एज गुड एज एक्सेप्टेंस। तो द कस्टमर लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, अब कस्टमर ने कंप्लेंट फाइल किया कि भाई डिफेक्ट हो गया। अब बायर ने क्या किया, बायर चाहता था टेबल्स रिटर्न करने के लिए टू द सेलर, बायर चाहता है टेबल वापस रिटर्न कर दे टू द सेलर। तो उस केस में क्या वो रिटर्न कर पाएगा सर, क्या रिटर्न कर पाएगा मुझे बताओ। उसमें से देखो 20 टेबल का तुमने डिलीवरी किया, देखो मान लो ये सेलर है सर, ठीक है, सेलर ने क्या किया, 20 टेबल्स दिया, 20 किसको दिया, बायर को। बायर ने क्या किया सर, इसमें से 5 तो फर्दर बेच दिया और 15 अभी भी बायर के पास है। तो मुझे बताओ, जब 5 बेच दिया, मैंने जो डिलीवर किया था सेल और अप्रूवल बेसिस में, 5 तुमने बेच दिया, तो 5 बेच दिया तो उस केस में तो क्या होगा सर, ओनरशिप हैव बीन पास्ड ऑन टू द बायर, ओनरशिप हैज बीन पास्ड ऑन टू द बायर, क्योंकि 5 तो तुमने बेच दिया, तो 5 तो तुम रिटर्न नहीं कर पाओगे, लेकिन जो 15 है जो तुमने नहीं बेचा है इसको तुम रिटर्न कर पाओगे, इसको तुम रिटर्न कर पाओगे, प्रोवाइडेड जो रीजनेबल टाइम है वो एक्सपायर ना। ठीक है, तो इसको तुम रिटर्न कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वही लिखा है फर्स्ट, सेम देखो एज इट इज नोट्स, पहले तो प्रोविजन लिख देना चुपचाप, उसके बाद चलना फैक्ट्स ऑफ द केस में कि उसमें से 20 दिया, उसमें से 5 उसने बेच दिया, विच मीन्स 5 ही हैज एक्सेप्टेड। तो बायर ने जब कंप्लेन मिला है तो बायर चाहता था सब टेबल रिटर्न, लेकिन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 15 टेबल रिटर्न हो सकता है, 5 तो रिटर्न होगा नहीं, क्योंकि 5 तो तुमने ऑलरेडी बेच दिया। तो दिस 5 टेबल्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो देयरफॉर बायर कैन नॉट रिटर्न, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया। इस ऐसा ही केस हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ केवे टेम्पटर में, जब भी तुम खरीदते हो और जब तुम एक बार गुड्स एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फिर तुम रिटर्न नहीं कर पाते। ठीक है, तो 5 रिटर्न नहीं होगा, लेकिन 15 टेबल रिटर्न हो जाएगा, प्रोवाइडेड तुम रीजनेबल टाइम में रिटर्न कर दो। सर नेक्स्ट हॉर्स, अगेन सर वही देखो, सेल रिटर्न बेसिस में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, सेल एंड रिटर्न बेसिस अगेन। अग्रीमेंट ने क्या बोला सर कि बी जो है वो 8 दिन के लिए हॉस्ट, 8 दिन मतलब 8 दिन तक, 8 दिन का टाइम है, 8 दिन में या तो एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, और अगर 8 दिन में कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इफ इट डिड नॉट लाइक द हॉर्स, ठीक है, मतलब अग्रीमेंट ने क्या बोला था कि अगर बी शुड ट्राई फॉर 8 days एंड रिटर्न इफ इट डिड नॉट, अगर उसे अच्छा लगा तो 8 दिन में रिटर्न कर देना, लेकिन 8 दिन में रिटर्न करना, टाइम फिक्स्ड है। सर ऑन थर्ड डे हॉर्स क्या है, मर गया है। तो बताओ कैन ए मतलब ए, क्या ए सर केस फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। तो मुझे एक बताओ, प्राइस रिकवरी कब होगा, जब तुमने ओनरशिप ट्रांसफर किया है, जब तुम बेचा है तभी तो पैसा रिकवर करेगा। तो क्या यहाँ पर ए ने हॉर्स बेच दिया था क्या। सर मुझे बताओ, बी को टाइम मिला था 8 दिन का, क्या बी ने 8 दिन में कुछ एक्सेप्ट किया है, क्योंकि थर्ड दिन में ही हॉर्स मर गया, थर्ड डे में, तो अभी तक देखा जाए तो बी ने तो क्या कोई भी तरह का एक्सेप्टेंस ही नहीं दिया सर, ना ही टाइम एक्सपायर हुआ है, ना ही बी ने एक्सेप्टेंस दिया। तो इस केस में क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो फिर पैसा रिकवरी का तो बात ही नहीं आता है। तो इस केस में क्या होगा सर, ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सर हमारा वो वाला पॉइंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड टाइम, तो ना ही हमने एक्सेप्ट किया है, और या फिर अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, अगर टाइम एक्सपायर हो जाए तो उस केस में भी ओनरशिप पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सर बोथ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, तो हमें वही वाला नोट्स वाला पॉइंट लिखना है। यहाँ पर मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा है, ये नोट्स वाला जो ऊपर है मैंने लिखा है,
कि अगर हम गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस तो प्रॉपर्टी कब पास होगा, आइदर तुमने एक्सेप्टेंस दे दिया है और क्या होता है सर और या फिर कब होगा, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड टाइम वेयर द बायर रिटेन्स एंड डज नॉट सिग्निफाइज इज एक्सेप्टेंस, मतलब फिक्स टाइम का एक्सपायर हो गया और वो गुड्स रख भी रहा है, उसने बताया भी नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में हम मान लेंगे प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया। बट इस केस में क्या है, इस केस में तो ना ही उसने कुछ क्या बोले, ना ही उसने एक्सेप्ट किया है और ना ही टाइम एक्सपायर हुआ है, तो उस केस में ओनरशिप अभी तक पास ऑन ही नहीं हुआ। तो वही लिखा हुआ है फैक्ट्स ऑफ द केस कि सेल रिटर्न बेसिस में हो। तो इस केस में ओनरशिप कब पास ऑन होता है सर, 8th डे के बाद, जब 8th डे खत्म हो जाता है ना तब जाके, तो इसका मतलब ओनरशिप अभी भी किसके पास है, ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है। बी कब ओनर माना जाता है, जब बी रिटर्न नहीं करता विद इन 8 डेज। तो इस केस में रिकवरी ऑफ प्राइस वाला जो सूट है वो क्या है, इनवैलिड है एंड यू कैन नॉट रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी। तो प्राइस रिकवरी का बात ही नहीं आता। तो तुम्हें वो नोट्स लिखना पड़ेगा 3 पॉइंट्स, वो 3 पॉइंट्स लिखना, प्रोविजंस लिखना और फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन दे देना, ठीक है। कि जो भी सूट वगैरह फाइल है वो इनवैलिड है, प्राइस पैसा रिकवर नहीं कर सकते। मिस्टर जी ने कुछ गुड्स बेचा है, किसको, एच को। सर एच को हमने गुड्स बेचा है फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय एन इश्यू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट वाज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, मतलब गुड्स बेचा है पैसा नहीं आया, ठीक है। द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, गुड्स पैक भी हो गया था, गोडाउन में भी था। एच का जो एजेंट है, जो बायर का एजेंट, उसने गुड्स इंस्पेक्ट भी किया, उसने देखा सब कुछ ठीक है, मतलब बेसिकली सर मैं बोल सकता हूँ गुड्स वे रेडी फॉर डिलीवरी। लेकिन फिर क्या हुआ सर, लेटर ऑन द ड्यूज वेर ऑल्सो सेट, मतलब अच्छा गुड्स रेडी भी थे, सामने वाले बंदे ने पेमेंट भी कर दिया, गुड्स भी रेडी है फॉर डिलीवरी। लेकिन फिर क्या हुआ, मिस्टर जो बायर है, सॉरी जो सेलर है, मिस्टर जी सेलर, ही आस्क्ड मिस्टर एच जो बायर है दैट द गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोडाउन टू एनाबल हिम टू स्टोर अदर गुड्स। मतलब यहाँ पर सर सेलर ने क्या किया, बेसिकली सेलर ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप अपना सामान ले जाइए क्योंकि मुझे दूसरा सामान भी स्टोर करना है। लेकिन क्या होता है सर, क्योंकि एक दिन के बाद फिर एच ने क्योंकि डिलीवरी नहीं लिया, हमने बोला था एच को कि भाई डिलीवरी ले लो, लेकिन एच ने डिलीवरी नहीं लिया, तो उसके वजह से हमें गुड्स क्या रखना पड़ा, ओपन स्पेस में। फिर बारिश हो गया और बारिश की वजह से गुड्स नुकसान हो गया। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लिया था लास्ट टॉपिक, डिलीवरी का लास्ट टॉपिक याद है, जहां पर क्या होता है, सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, एंड रेडी भी है, विलिंग टू डिलीवर भी है, लेकिन फिर क्या, और रिक्वेस्ट भी करता है बायर को कि गुड्स का डिलीवरी ले लो। लेकिन बायर क्या करता है सर, इवन आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट डज नॉट या फिर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो उस किस्म से बायर विल बी लायबल फॉर द लॉस प्लस ऑल्सो लायबल फॉर अ रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ द क्या बोलते हैं, केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स। तो हमें वही वाला पॉइंट लिखना है जहां पर सर ये देखो, सेलर इज रेडी टू डिलीवर, रेडी एंड विलिंग है, और बायर को रिक्वेस्ट कर रहा है डिलीवरी ले लो, लेकिन बायर ने सर क्या किया, बायर डज नॉट टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो फिर लायबल है सर फॉर एनी लॉस प्लस रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी। बस यही पॉइंट्स कीवर्ड्स हैं। लास्ट में सर ये वाला जो पॉइंट है ना, रिफरिंग टू द अबव प्रोविजन एनालाइज हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, तो कॉल रिस्पांसिबल है बायर मतलब कौन, एच, तो एच विल बी रिस्पांसिबल, सेलर रिस्पांसिबल होगा ना, एच रिस्पांसिबल होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हम पढ़ेंगे सर यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 4 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो अनपेड सेलर वाला पॉइंट आएगा, अनपेड सेलर हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो सर हमें क्या लिखना है, हमें आंसर ये वाला पॉइंट लिखना है पहले तो, डिलीवरी वाला। फिर अगर चाहो तो तुम ये जनरल पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप। याद है रिस्क मैंने बोला था कि क्या बोलते हैं, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, और रिस्क का मतलब क्या होता है सर, इट फॉलोज द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। रिस्क फॉलोज ओनरशिप या फिर रिस्क फॉलोज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हमने एक वो जनरल पॉइंट पढ़ा था, जनरल पॉइंट कि गुड्स रिमेन्स एट द रिस्क ऑफ सेलर अनलेस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर द गुड्स आर एट बायर। तो ये जनरल पॉइंट है, ऐड कर सकते हो तो कर देना। बाकी तो हमारा आंसर तो सर उसी के बेसिस में होगा डिलीवरी, कि अगर तुमने डिले किया, हमने तुम्हें रिक्वेस्ट किया था, तुमने डिलीवरी नहीं लिया तो फिर तुम्हारा मिस्टेक, तुम लायबल हो डैमेजेस या लॉस के लिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया सर डन। अब सर क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। मिस्टर सोहन इज अ ट्रेडर इन सेलिंग ऑफ व्हीट। तो सोहन क्या कर रहा है सर, गेहूं वगैरह बेचता है। विनोद उसके दुकान में आता है और सोहन को बोलता है कि भैया आप ना मुझे एकदम गुड क्वालिटी का व्हीट दिखाइए। कौन सा गुड क्वालिटी का व्हीट, ठीक है। विनोद सेटिस्फाइड भी था। सोहन ने अग्री भी कर दिया कि वो 100 बैग्स बेचेगा ऑन 10th जून। कब बेचेगा, 10th जून। द डिलीवरी ऑफ द व्हीट एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड इन नेक्स्ट 3 months।
तो अभी तक डिलीवरी भी हुआ नहीं, पेमेंट भी नहीं हुआ। कब होगा सर? आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल हो गया ऑन 10th जून, ऑन 10th जून। ठीक है, फाइन सर, अग्रीमेंट टू सेल हो गया। अब क्या है सर? बिफोर बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड, सोहन गेट्स अ कस्टमर विक्रम। सोहन को एक और कस्टमर मिल गया, विक्रम। ठीक है, इन हिज शॉप हु इज रेडी टू पे अ हायर प्राइस फॉर द वीट। तो वो हायर प्राइस पे करने के लिए भी रेडी है। सोहन सेल्स द गुड्स ऑफ विनोद, मतलब वो गुड्स किसका था? विनोद का था, क्योंकि ओनरशिप पास ऑन हो गया। लेकिन विच वॉज लाइंग इन इज पोजिशन टू विक्रम, और विक्रम को पता नहीं कि सोहन ही उसका गुड्स का मालिक नहीं है। विक्रम को नहीं पता कि विनोद उसका मालिक है, नहीं पता ना। तो हमने पढ़ा था सर, कोई भी पर्सन जिसने गुड्स बेचा है, एनी पर्सन हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज टू बी पोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सेल्स, एंड फिर वो क्या करता है? किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है, then that buyer will acquire a good title provided he buys in good faith and without a notice कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं था टू सेल। तो वो वाला केस, सेलर जिसके पास ओनरशिप तो नहीं था लेकिन गुड्स का पोजीशन था, तो वो अगर चाहे तो थर्ड पार्टी को बेच सकता है और थर्ड पार्टी के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा, तो सेल क्या होगा? वैलिड माना जाएगा। इवन दो एक्चुअली देखा जाए तो विनोद को ओनरशिप पास ऑन हो गया, लेकिन एज पर द एक्सेप्शन, अगर गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है और बायर के कोई थर्ड पार्टी ने अगर गुड्स खरीद लिया विदाउट नॉलेज, गुड फेथ, तो उस केस में से टाइटल पास ऑन हो जाता है। तो पहले जनरल रूल लिखना, जनरल रूल लिख देना, उसके बाद फिर नेमो दैट वगैरह लिखना, और फिर ये देखो ये वाला पॉइंट, सर सेलर हैज सोल्ड द गुड्स, जहाँ पर सेलर ने ऑलरेडी गुड्स बेच दिया है बट उसके पास गुड्स का पोजीशन है, एंड हाँ गुड्स का पोजीशन है, एंड ही सेल्स सच गुड्स टू अ थर्ड पर्सन and such a third person obtains the goods without notice and in good faith, तो he would get a good title। सिंपल है, देखो सेलर, एक सेलर है जिसने गुड्स ऑलरेडी बेच दिया है, सेलर who has already sold the goods, बट गुड्स का अभी तक पोजीशन है, गुड्स का अभी तक क्या है सर? पोजीशन है, एंड अ थर्ड पर्सन टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस, तो उस केस में क्या होगा सर? द गुड मतलब द बायर विल गेट अ गुड टाइटल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सेलर है जिसने गुड्स ऑलरेडी बेच दिया है लेकिन उसके पास गुड्स का पोजीशन है अभी तक, और फिर वही गुड्स वो क्या करता है सर? कोई थर्ड पार्टी को बेचता है, ठीक है, एंड वो थर्ड पार्टी सर गुड्स का ओनरशिप, मतलब क्या, गुड्स का डिलीवरी ले लेता है इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस, तो उस केस में ओनरशिप पास ऑन हो जाता है। एकदम सिंपल है, जो नोट्स हमने लिखा है बस उसी को तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है। तो कंक्लूजन क्या है सर? सेल इज वैलिड। सर स्टेट दी एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ गुड्स एंड देयर अप्रोप्रिएशन। हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स क्या था कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, गुड्स सेम डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए सर, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए सर, बायर सिलेक्ट करेगा विद द कंसेंट ऑफ सेलर, सेलर सिलेक्ट करेगा विद द कंसेंट ऑफ बायर, और दोनों का कंसेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, ये सब हमने पढ़ा था। और अप्रोप्रिएशन का मतलब भी हमने पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद म्यूचुअल कंसेंट। तो ये सारा पॉइंट्स वही सब है सर, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, अप्रोप्रिएटेड, डिलीवरेबल स्टेट, कंसेंट, इम्प्लाइड एक्सप्रेस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा पॉइंट सर हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट सर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, याद है हमने पढ़ा था कि रिजर्वेशन राइट सेलर अपने पास रखता है टू सिक्योर कि प्राइस हैज बीन पेड। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो सर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो उस केस में सेलर अगर चाहे तो वो राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रिजर्व कर सकता है अंटिल फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। चाहे इवन दो बायर ने गुड्स का डिलीवरी ले लिया है लेकिन स्टिल ओनरशिप पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि डिस्पोजल का राइट अभी भी सेलर के पास है। दो सर्कमस्टेंस, जहाँ पर सेलर एक ऑर्डर देता है तब तक राइट ऑफ डिस्पोजल उसके पास है, ओनरशिप पास ऑन नहीं होगा। एंड सेकंड, जहाँ पर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है बायर को एक्सेप्ट करने के लिए और पे करने के लिए, जब तक बायर पे नहीं कर दे तब तक ओनरशिप पास ऑन नहीं होता। तो ये हमने पढ़ लिया था, नोट्स में भी तुम्हें मिल जाएगा सर। अगेन 6 सर्कमस्टेंसेस जहां पर एक नॉन ओनर कैन पास अ टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेसर, ये तो सर हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सेल बाय अ पर्सन, देखो ये वाला जॉइंट ओनर वाला, ये वाला सर अभी हमने पढ़ा था कि अगर तुमने गुड्स बेच दिया है लेकिन पोजीशन है, ठीक है। तो ये, और फिर उसका सर बायर, जहाँ पर, हाँ याद है, मतलब सर जहाँ पर अगर बायर के पास गुड्स का पोजीशन है लेकिन ओनरशिप नहीं है, और फिर वो क्या करता है सर, उसी गुड्स को फर्दर वो बेच देता है, तो उस केस में फिर सामने वाले पर्सन के पास टाइटल आ जाएगा प्रोवाइडेड गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस, और लास्ट में स्टॉपल वाला। वेरी गुड सर, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखने क्या। अशोक अ ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा टू मंगेश ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये है सर अशोक,
अशोक ने किसको दिया था कैमरा, ये आई थिंक मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें समझाया था। अशोक ने कैमरा किसको दिया था सर, मंगेश को, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मंगेश, याद रखना सेल और रिटर्न बेसिस है, ठीक है, कैश बेसिस नहीं है, सेल और रिटर्न बेसिस। मंगेश ने सर यही कैमरा डिलीवर कर दिया राहुल को, राहुल को सर, मंगेश ने ये कैमरा डिलीवर कर दिया राहुल को ऑन ऑन सेल फॉर कैश बेसिस। ये सेल फॉर अ कैश, तो मैंने बोला था जहां पर तुम सेल ऑन रिटर्न बेसिस में गुड्स दे रहे हो विद द कंडीशन कि कैश पे होना चाहिए, तो उसके इसमें ओनरशिप पास नहीं होगा जब तक कैश पे नहीं होता। तो अशोक ने किसको दिया था, मंगेश को, और मंगेश ने किसको दिया था, राहुल को। तो मैं ये कह सकता हूँ सर अशोक ने सेल और रिटर्न बेसिस में दिया और मंगेश ने फर्दर बेच दिया सेल और कैश, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ओनरशिप अभी किसके पास है सर, ओनरशिप मंगेश के पास है, क्योंकि मंगेश हैड डन एन एक्ट, हमें याद है डन एन एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, तो ओनरशिप मंगेश के पास है, ठीक है सर। राहुल को उसने दे दिया, ठीक है। अब राहुल क्या करता है सर, राहुल भी इसको फर्दर डिलीवर कर देता है टू विशाल, टू विशाल ऑन ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हाँ, राहुल ने किसको किया, सेल और रिटर्न बेसिस में किया। मुझे बताओ, मंगेश ने राहुल को दिया था सेल ऑन कैश बेसिस में और राहुल ने दे दिया सेल और रिटर्न बेसिस में, ठीक है सर। कैमरा किसके पास था, पोजीशन विशाल के पास था, और वो कैमरा मान लो सर चोरी हो जाता है, तो उस केस में लॉ ने क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, वेदर मंगेश राहुल, मतलब मंगेश राहुल और विशाल आर जॉइंटली और सेवरली लायबल टू पे द प्राइस टू अशोक। मुझे एक बात बताओ, ओनरशिप तो सर मंगेश के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मंगेश को हमने डिलीवर किया, मंगेश ने फर्दर बेच डाला फॉर कैश बेसिस। लेकिन मुझे बताओ, मंगेश ने राहुल को बेचा और राहुल ने इवन तो फर्दर बेचा, लेकिन राहुल ने तो सर कैश पे ही नहीं किया, राहुल ने तो कैश पे ही नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है राहुल डिलीवर्ड इट टू विशाल विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश, विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। तो राहुल ने तो कैश ही पे नहीं किया, और मंगेश ने क्या कंडीशन रखा था, सेल फॉर कैश। तो अगर कैश ही पे नहीं किया तो ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुआ, तो राहुल ओनर नहीं है। अगर राहुल ओनर नहीं है तो विशाल ओनर नहीं है, तो फिर ओनर कौन है सर, मंगेश। तो फिर मंगेश को पैसा देना पड़ेगा अशोक को फॉर दी कैमरा, फॉर दी कैमरा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये देखो क्या लिखा हुआ है, when the goods are delivered on a sale or return basis the property passes, ठीक है सर। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, बेसिकली पहले इन्होंने एक प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट्स एक्सप्लेन किया, फिर कंक्लूजन बता दिया, फिर एक और प्रोविजन बोला, फिर फैक्ट्स बोला, फिर कंक्लूजन बोला। तो ऐसे नहीं करके हम क्या करेंगे सर, हम स्ट्रेट अवे सारा प्रोविजन एक साथ लिख देंगे। जैसे ये वाला एक प्रोविजन हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर एक और प्रोविजन आएगा सर, कौन सा, एक और प्रोविजन आएगा सर सेल ऑन कैश बेसिस का, सेल ऑन कैश बेसिस का, ये वाला प्रोविजन, जहां पर तुम डिलीवरी दे रहे हो ऑन कैश बेसिस। तो उस केस में फिर क्या होगा सर, जब तक सामने वाला पार्टी कैश ना दे तब तक ओनरशिप पास ऑन नहीं होता। क्लियर है। ये देखो, सिंस राहुल डिड नॉट पे कैश एंड हैड नॉट एक्सेस द ऑप्शन टू परचेज, तो ओनरशिप डिड नॉट पास, देयरफॉर राहुल इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस। सिंपल है सर, क्योंकि ओनरशिप ही पास ऑन नहीं हुआ है ना, तो फिर राहुल पैसा क्यों देगा। तो पहले तुम क्या लिखना, ये वाला पॉइंट लिख लेना, फिर तुमने वो वाला पॉइंट लिखना है जो मैंने तुम्हें इसके नोट्स के एंड में लिखाया था, सेल ऑन कैश बेसिस। फिर जाके तुम अपना फैक्ट्स एक्सप्लेन करना कि भाई ये अशोक था, इसने डिलीवर किया कैमरा सेल और रिटर्न बेसिस में। फिर जैसे मंगेश डिलीवर करता है तो फिर हम मानेंगे कि मंगेश ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ओनरशिप पास ऑन हो गया है। फिर मंगेश क्या करता है सर, राहुल को डिलीवर करता है कैश बेसिस में, लेकिन राहुल ने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि राहुल ने पेमेंट नहीं किया तो ओनरशिप पास ऑन नहीं किया। और राहुल फिर फर्दर डिलीवर करता है विशाल को, और क्योंकि फिर क्या होता है सेम, क्योंकि राहुल के पास ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ, तो फिर विशाल के पास भी ओनरशिप पास नहीं हुआ, तो विशाल इज नॉट लायबल फॉर द प्राइस। ठीक है, तो वो सब लिखना, और लास्ट में क्या लिखना, ओनली मंगेश इज लायबल। मैंने बोला था ओनली मंगेश इज लायबल टू पे, ठीक है, एज इज एक्सेप्टेड द गुड्स, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसीलिए हम मानेंगे सर ही इज लायबल टू पे द प्राइस। सर डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, मैंने बोला था अगर ऑर्डर्ड क्वांटिटी और क्या बोलते हैं डिलीवर्ड क्वांटिटी, हमने बोला था अगर ऑर्डर्ड क्वांटिटी हायर है तो क्या होगा, और अगर लोअर है तो क्या होगा। तो अगर डिलीवरी वाला, देखो ये लिखा डिलीवर्ड अगर करते हो तो लेस देन ऑर्डर्ड क्वांटिटी, या हायर है तो क्या होगा, ठीक है। अगर डिलीवर करते हो लार्जर देन कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, तो डिपेंड करता है, हायर है तो क्या होगा, लोअर है तो क्या होगा। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर सिंपल, अगर तुमने जितना ऑर्डर किया उससे कम अगर डिलीवरी कर रहे हो, तो या तो तुम पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, और या फिर एक्सेप्ट करके प्राइस पे कर दो। लेकिन अगर तुमने ज्यादा डिलीवर किया है सर, तो उसके इसमें 3 ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट करो, या फिर क्या करो सर, पार्ट एक्सेप्ट पार्ट रिजेक्ट, या फिर पूरा एक्सेप्ट करो और पूरा पे कर दो। क्लियर है, तो डिपेंड करता है। और अगर सर कोई गुड्स अगर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का है, तो उस केस में फिर अकॉर्डिंगली या तो वो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, या फिर पूरा का पूरा रिजेक्ट करो।
ठीक है, पार्ट एक्सेप्टेंस पार्ट रिजेक्शन या फिर फुल रिजेक्शन। इसको हमने अगेन यूनिट 2 में पढ़ा था, याद है, डिस्क्रिप्शन, सेवरेबल नॉन सेवरेबल। तो वही वाला पॉइंट यहाँ से लिंक हो रहा है फिर से। सर जे अ होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस, प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स, 100 बैग या 100 बोरी राइस का डिलीवर किया है लोकल रिटेलर को ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है सर, विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी। तो उसने मतलब क्या बोल रहा है, डिलीवर किया ऑन अप्रूवल बेसिस विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी, मतलब 1 महीने का टाइम दिया। नेक्स्ट डे रिटेलर ने क्या किया सर, वही 5 बैग फर्दर बेच दिया रेगुलर कस्टमर को। तो बेच दिया मतलब ओनरशिप पास ऑन हो गया टू रिटेलर और फिर रिटेलर से कस्टमर को। तो अब तो क्या है, अब तो फिर पैसा मिलेगा। अ वीक लेटर के इन्फॉर्म्ड द रिटेलर, फिर के ने क्या किया सर, रिटेलर को बोला कि भाई राइस का जो क्वालिटी है दैट इज नॉट एज पर प्राइस। अब रिटेलर क्या करता है, कस्टमर ने फोन किया रिटेलर को, अब रिटेलर क्या बोलता है, मैं सारा राइस रिटर्न करना चाहता हूँ टू जे इंक्लूडिंग द 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के। ठीक है सर, इंक्लूडिंग द 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय के कौन था, कस्टमर। कैन द रिटेलर डू सो, मुझे बताओ क्या रिटेलर सारा का सारा राइस बैग रिटर्न कर सकता है क्या सर। मैंने क्या बोला था, 5 जो तुमने बेच दिया वो तो रिटर्न नहीं कर सकते, रिमेनिंग जो 95 है सर, रिमेनिंग 95 बैग्स तुम रिटर्न कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 95 बैग्स अभी तक तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही तुमने फर्दर बेचा है। तो 95 बैग्स का ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ, उसे रिटर्न कर सकते हो। लेकिन 5 बैग जिसका तुमने बेच दिया, जिसका ओनरशिप पास ऑन हो चुका है, उसको तुम वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो सर ये वाला पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट वही सेम। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस सर, और फिर लास्ट में लिखना ओनली 95 बैग्स एंड नॉट दोज 4 बैग्स। तो सिर्फ 95 रिटर्न कर पाओगे, एंड क्योंकि 5 बेच दिया है तो फिर उसको तो तुम रिटर्न कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस अच्छे से लिखना कि जे ने डिलीवर किया अप्रूवल बेसिस में, फिर उसमें से उसने फर्दर 5 बेच दिया, इसका मतलब 5 एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो चाहता था कि सारा रिटर्न करना है। तो सारा रिटर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 95 बैग्स तुम रिटर्न कर सकते हो। सर एजेंट वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन सर, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, उसको तुम गो थ्रू कर लेना। सर उसके बाद टीवी सेट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वही अगेन याद है, अभी मैंने वो घोड़ा वाला लिया था 8 दिन का, ये 3 दिन वाला है, वो 8 दिन वाला था, ये 3 दिन वाला है। अगेन देखो, टीवी सेट परचेज किया अरविंद से, कंडीशन की फर्स्ट 3 डेज में वो क्वालिटी चेक करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि भाई खरीदना है या नहीं खरीदना, मतलब 3 दिन का टाइम चाहिए, मतलब सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस। सेकंड डे में अगेन अर्थक्वेक, तो मतलब ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ, ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ तो उस केस में फिर पैसा देने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो लॉस बियर कौन करेगा सर, सेलर कौन है, अरविंद। ठीक है, तो आकाश को पैसा देने का जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि सर ना ही 3 दिन खत्म हुआ है और ना ही उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो ओनरशिप पास ऑन ही नहीं हुआ है। जब ओनरशिप पास ऑन नहीं हुआ तो पैसा किस बात का हम देंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट लिखना है। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने एक और देखो, एक और नोट लिखा है, अगर तुम्हें याद है कि अगर गुड्स क्या होता है सर, अगर अग्रीमेंट टू सेल है, याद है, अगर अग्रीमेंट टू सेल है और गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर वो अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो चाहो तो तुम ये पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर प्रॉपर्टी इज नॉट पास्ड ऑन बिकॉज कंडीशन अनसेटिस्फाइड हेंस द लॉस विल बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जो डैमेज वाला पॉइंट अगर तुम्हें याद होगा, अगर हम कोई भी अग्रीमेंट करते हैं टू सेल स्पेसिफिक गुड्स और फिर सब्सिक्वेंटली गुड्स डैमेज हो जाता है विदाउट द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, तो उस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाता है सर, वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट सर, अगेन सेल और रिटर्न बेसिस का, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी तुम देख लेना। ठीक है, सेम सर, सारा क्वेश्चंस वही है, इसमें भी ऐसे कुछ समझाने के लिए है नहीं। मैं क्वेश्चन बैंक तुम्हें शेयर करूंगा तो एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार, बट ये भी सिंपल है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो सर ए वेंट टू बीज शॉप और उसने कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट किया, मतलब जो सेलर बायर है सर, बायर ने कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट किया है, एंड ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ मैन ऑफ क्रेडिट एंड देयरबाय परसुएडेड बी टू टेक द पेमेंट बाय चेक। मतलब सर ए जाता है बी के शॉप में, कुछ ज्वेलरी लिया है और उसने बोला कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं पैसा तुम्हें दे दूंगा, तो पैसों का चिंता मत कर, एक चेक दूंगा, चेक से पैसा ले लेना। परसुएडेड बी, ठीक है, और बी को बोला कि मैं चेक दूंगा, बी मान भी गया। He further requested him to hand over the particular type of ring immediately। तो जो क्या बोलते हैं, ए जो बायर ए है, उसने क्या बोला, आप मुझे तुरंत रिंग दे दीजिए, मैं आपको चेक तुरंत दे देता हूँ। तो सेलर ने क्या किया, रिंग दे दिया, उसने चेक भी दे दिया। अब सेलर जाता है बैंक के पास और उस चेक को प्रेजेंट करता है कि सर पैसा देखो, बायर ने चेक तो दे दिया और वो चेक अब सेलर लेके जाएगा बैंक के पास पेमेंट के लिए।
अब चेक जब वो लेके जाता है सर चेक, तो फिर चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। ठीक है सर, डिसऑनर हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे सर, आगे बोलिए, आगे बोलिए सर, आगे सर। बिफोर बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाई ए, मतलब क्योंकि बी अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब बिफोर बी कुड अवॉइड, मतलब बी चाहता तो था अवॉइड करना, लेकिन बिफोर बी कुड अवॉइड, ये जो ए है मतलब जो बायर है सर, जिसने क्या बोलते हैं गलत चेक दिया, जानबूझ के बाउंस करवाया, उसने क्या किया, वही रिंग वापस भेज दिया सी को, और सी ने वो रिंग गुड फेथ में ले लिया और विदाउट एनी नोटिस। हमने पढ़ा था जहां पर तुम गुड्स एक्वायर कर लेते हो सर गुड फेथ में विदाउट नोटिस में, इवन दो पर्सन के पास गुड्स का पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां भी ओनरशिप पास ऑन हो जाता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड ना हो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड ना हो। इसका भी हमने एक एग्जांपल लिया था, नॉट ये वाला, एक डिफरेंट एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इस केस में ये सेल क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो वही सर, पहले तो लिखना है जनरल रूल, फिर उस जनरल रूल का एक्सेप्शन कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरल रूल का एक्सेप्शन, फिर अगेन एक्सेप्शन को उसको एक्सप्लेन करना कि एनी पर्सन, कि कोई भी पर्सन अगर वो गुड्स बाय कर रहा है विल अक्वायर अ गुड टाइटल, ठीक है, when any person is buying a goods will acquire a good title for the goods which are sold by a person who is in the possession of the goods under a voidable contract provided the contract has not been rescinded। ठीक है, तो हमें वही एज इट इज नोट्स हमें लिखना है, ये नोट्स यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में सर अगेन हमें कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन क्या दिया बच्चों, कि मिस्टर ए इज इन द पोजीशन ऑफ द रिंग अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और बी ने अभी तक रिसाइंड भी नहीं किया, तो फिर उसने जो बायर को जो बेचा है सर गुड फेथ में एंड नो नॉलेज, सिंस ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड द सेल ऑफ रिंग इज वैलिड, द सेल ऑफ रिंग इज वैलिड। ठीक है, क्लियर हो गया, सेल ऑफ रिंग इज वैलिड। चलिए सर, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया सर। तो ये है क्या, सेल ऑन क्या बोलते, सॉरी, सेल बाय अ पर्सन हु हैज हैविंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने वही पढ़ा है कि कोई भी बायर, कोई भी पर्सन जो गुड्स खरीद रहा है, किससे सर, किससे, उस पर्सन से जिसके पास गुड्स का पोजीशन है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस पर्सन के पास वैलिड टाइटल आ जाएगा, प्रोवाइडेड गुड फेथ में लिया है, विदाउट नॉलेज लिया है, और कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसाइंड नहीं हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ, मतलब वो फ्रॉड वाला कोर्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ। क्वेश्चन 21 अगेन सर, अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं सर। एस परचेज्ड अ ड्रेस फ्रॉम अ शोरूम एंड मेड द पेमेंट इन कैश। एस ने ड्रेस परचेज किया सर और पेमेंट दे दिया कैश में। ड्रेस जो उसने परचेज किया ना, उसमें सर क्या लगने वाला है, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब पहले तो ड्रेस परचेज कर लिया, पेमेंट भी कर दिया, और उस ड्रेस में क्या लगने वाला, ऑल्टरेशन। तो शॉपकीपर अश्योर्ड एस, शॉपकीपर जो है सर उसने अश्योर किया एस को दैट टू टेक जस्ट 1 डे टू गेट द ड्रेस ऑल्टर्ड। मतलब शॉपकीपर ने अश्योर किया था कि देखिए सर, हमें सिर्फ एक ही दिन लगेगा आपके ड्रेस को ऑल्टर करने के लिए। इट वॉज अग्रीड दैट वंस द ड्रेस वॉज ऑल्टर्ड, मतलब वंस द ड्रेस वॉज ऑल्टर्ड द शॉपकीपर वुड इन्फॉर्म एस थ्रू फोन एंड शी वुड कलेक्ट द ड्रेस। मतलब एक बार वो इन्फॉर्म कर देगा तो फिर वो ड्रेस कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, मतलब पहले वो ऑल्टर करेगा, फिर वो इन्फॉर्म करेगा, और फिर वो ड्रेस आके कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट डे क्या हुआ सर, ड्रेस भी ऑल्टर हो गया और रेडी भी था, लेकिन शॉपकीपर ने इन्फॉर्म नहीं किया। अब भाई शॉपकीपर ने इन्फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब क्या है सर, डिफॉल्ट इन डिलीवरी। डिफॉल्ट इन डिलीवरी, तो अगर डिफॉल्ट इन डिलीवरी हुआ है तो फिर क्या होगा सर, जिसने डिफॉल्ट किया उसका नुकसान। तो वही सेम, इन द मीन टाइम शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गया, फिर 10 दिन के बाद जो बायर है एस, वो अपना ड्रेस जाती है कलेक्ट करने के लिए, फिर उसे पता चला ड्रेस जल गया है, फिर उसने अपना पैसा रिफंड मांगा, रिफंड। फिर शॉपकीपर ने मना कर दिया, शॉपकीपर ने क्या बोला कि ड्रेस रेडी था लेकिन तुम लेने नहीं आए, तो ही रिफ्यूज टू बियर द लायबिलिटी बाय सेइंग दैट इफ, देखो शॉपकीपर बहुत चालू आदमी है, शॉपकीपर क्या बोल रहा है, रेडी था डिलीवरी के लिए, आप आए नहीं, अगर आप आ जाते तो ये जलता नहीं। लेकिन एस ने क्या बोला, बायर ने कहा तुमने कॉल नहीं किया ना, एक्चुअली उसे कॉल करना था, हमने पहले से अग्री किया था कि तुम कॉल करोगे फिर जाके मैं डिलीवरी लेने आने वाला हूँ, तो तुमने कॉल ही नहीं किया, तो फिर डिलीवरी कैसे होगा भाई। और हमने पढ़ा था अगर डिलीवरी, देखो पहले हमने पढ़ा था कि ओनरशिप पास ऑन हो जाता है, ठीक है, ओनरशिप अगर पास ऑन हो गया तो जिसके पास ओनरशिप उसका रिस्क। उसमें हमने पढ़ा था अगर स्पेसिफिक गुड्स, अगर मान लो कोई स्पेसिफिक गुड्स हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में है या जो पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उस केस में अगर मान लो पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट में, तो ओनरशिप कब पास ऑन होगा सर, जब सेलर उसमें कुछ एक्शन कर देता है प्लस बायर को नोटिफाई कर दिया जाता है।
और प्लस हमने उसका एक प्लस हमने ये पढ़ा था एक्सेप्शन में कि अगर से डिलीवरी में डिफॉल्ट होता है, क्या होता है डिलीवरी में अगर डिले हो रहा है, डिले कोई भी डिले या डिफॉल्ट हो रहा है, तो जो पर्सन जो डिफॉल्टिंग पार्टी है ही विल बी लायबल टू बियर द लॉस। तो इसमें शॉपकीपर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी, तो शॉपकीपर will be liable to bear the loss and refund the cost of dress to us। तो इसमें सर हमें लिखना क्या है, सर हमें लिखना क्या है, पहले तो क्या करना, चुपचाप एक जनरल पॉइंट लिख देना ऊपर वाला। सेकंड क्या करना, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट है, क्योंकि ड्रेस का ऑल्ट्रेशन था, ऑल्टर करके उसने रेडी कर दिया, तो स्पेसिफिक गुड्स है सर डिलीवरेबल स्टेट में। और थर्ड लिखना डिलीवरी वाला पॉइंट, जहाँ डिलीवरी में डिले हुआ तो जिसने डिले किया वो अपना वो नुकसान का जिम्मेदारी उठाएगा। तो पहले देखो क्या लिखा है, गुड्स whenever there is a contract sale of specific goods and contract sale of specific goods which are, देखो उसमें लिखना whenever there is a contract for sale of specific goods to be put in a deliverable state, to be put in deliverable state। तो उस केस में सर क्या होता है, उस केस में क्या होता है, the ownership does not passes on जब तक seller does something and the buyer has notice। तो हमने पढ़ा था ये वाला, sale of specific goods है and seller is bound to do something to put the goods in a deliverable state। to be put, ये to be put है, not in a deliverable, to be put है, क्योंकि alteration होगा ना, ऑल्ट्रेशन होगा तो टू बी पुट। तो प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं होता, जब तक बायर को नोटिस नहीं आया, तो बायर को उसने बताया भी नहीं था, प्लस डिलीवरी में भी डिले हो गया। तो एक तो ये जनरल पॉइंट, फिर उसका टू बी पुट, और फिर डिलीवरी वाला पॉइंट। डिलीवरी वाला पॉइंट देखो, डिलीवरी हैज बीन डिलेड, तो जिसके वजह से डिले हुआ है उसका रिस्क है, जिसके वजह से डिले हुआ है उसका रिस्क है। ठीक है, तो गुड्स आर द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट, मतलब डिफॉल्टिंग पार्टी का रिस्क है। ठीक है, फिर हम फैक्ट ऑफ द केस, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे सर, हम लास्ट में लिखेंगे कि delivery has been delayed, therefore the loss falls upon the party at the fault, therefore shopkeeper is liable to refund the cost। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे सर कि डिलीवरी डिले की वजह से सेलर का नुकसान, मतलब सेलर ये नुकसान उठाने वाला है, तो सेलर यहाँ पर रिफंड देगा, सेलर को रिफंड देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सर, अगेन ये वाला तो क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, वही अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर तुमने बंदूक रख के कुछ सामान खरीदा और उसी सामान को तुमने फर्दर बेच दिया, तो वही है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन विल गेट अ गुड टाइटल। तो सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22, और हमने कर लिए हैं सारे के सारे 22 क्वेश्चंस। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट, वो भी यूनिट नंबर 3 के। अब हम क्या शुरू करने वाले सर, यूनिट नंबर 4 कब शुरू करेंगे, इसके बाद। ठीक है, तो तब तक हम मिलते हैं। इसको क्या करना है, कम से कम सर 22 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर लेना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।